नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और भारत एट 7 में बात करेंगे राज्यों की खबरों की। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य की खबर आपको दिखाएंगे भारत एट 7 में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, सम्मेलन एक भाषा या राज्य तक सीमित आयोजन नहीं है। मराठी साहित्य सम्मेलन में आजादी की लड़ाई की महक है। इसमें महाराष्ट्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत है। सोल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर नागरिकों का विकास जरूरी। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना को बताया विकसित भारत की यात्रा में बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो त्शेरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी को बताया बड़ा भाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और CPC पॉलिट ब्यूरो के सदस्य से की मुलाकात। वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच G20 को संरक्षित रखने में भारत और चीन की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। और केंद्र सरकार तमिल भाषा के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, NEP 2020 का राजनीतिकरण करना निंदनीय। तो सबसे पहले बात करेंगे नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़। भारत एट 7 में खबर सबसे पहले छत्तीसगढ़ से, जहां के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच लगातार बढ़ रही है। मिशन 2026 के तहत फोर्स ने एक और अहम कामयाबी हासिल की है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए जवानों ने उस इलाके में नया कैंप स्थापित किया है, जिसे अब तक माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था। एक समय छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था। बस्तर डिवीजन घने जंगलों में लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जानकारों का कहना है कि इसमें से 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका नक्सलियों का प्रभाव है। लेकिन अब सुरक्षा बलों के प्रयास और भारत सरकार के साथ राज्य सरकार की कोशिशों के कारण छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में विकास की नई रोशनी पहुँच रही है। तो वहीं बस्तर में सुरक्षा बलों की तैनाती से नक्सल उन्मूलन का काम भी चल रहा है। बस्तर में सुरक्षा कैंप सिर्फ एक ठिकाना भर नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए विश्वास का प्रतीक भी बन रहा है। बस्तर के अंदरूनी सीमावर्ती इलाका में 30 नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करने के परिणाम स्वरूप इन इलाका में सड़क, पुल पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति, आंगनबाड़ी, रेशन दुकान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक पाठशाला इत्यादि मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की गए थे। बस्तर संभाग के अंतर्गत पूर्व में नक्सल गतिविधि कारण से बंद हुई सड़क मार्ग जैसा बासागुड़ा जगरुंडा से लेकर अरनपुर, नारायणपुर से लेकर कुतुल मोहंती तक और नार अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर गारपा तक सड़क निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करके क्षेत्र की जनता को आवक जावक का सुविधा उपलब्ध की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीते 13 महीनों में 305 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने इस साल अभी तक 81 माओवादियों का इनकाउंटर किया है। मारे गए माओवादियों में कई नक्सलियों के टॉप कमांडर भी शामिल थे। बस्तर के अंदरूनी नक्सल प्रभावित इलाके में 30 नए कैंप खोले गए हैं। ये कैंप रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। इससे इस इलाके में माओवादियों के खिलाफ अभियान में तेजी आएगी। इन कैंपों के आसपास कई विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण हो, स्कूल खोलना हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हो, सुरक्षा बल हर स्तर पर योगदान दे रहे हैं। आने वाला सीजन में हमारा प्रयास ये रहेगा, शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता के इच्छानुरूप इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करते हुए विकास कार्य को और गति देकर इलाका के एक नया पहचान देने के लक्ष्य के साथ हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा और समर्पित होकर कार्य करेंगे। इस नए कैंप के साथ सुरक्षा बलों ने माओवादियों को एक और बड़ा झटका दिया है।
मिशन 2026 के तहत अब उन सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है जहां अब तक माओवादियों का प्रभाव था। आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। जवानों का यह नया कैंप सिर्फ एक सुरक्षा चौकी नहीं है, बल्कि मौत प्रभावित इस पूरे इलाके के लिए बदलाव की शुरुआत है। अब इस कैंप के बन जाने से इलाके में सुरक्षा और मजबूत होगी। जवानों की तैनाती से ग्रामीणों का भरोसा भी बढ़ेगा और मिशन 2026 को पूरा करने में मदद भी मिलेगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। और अब बात झारखंड विधानसभा सत्र की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसके हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्ष के तर्कश में सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं जिस पर घमासान मच सकता है। वहीं सत्ता पक्ष भी बेहतर रणनीति के साथ सदन संचालन के लिए तैयार है। 24 फरवरी से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष की तैयारी। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति में जुटा। गैस सिलेंडर, धान के एमएसपी, मैया सम्मान योजना सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। भाजपा सदन में उठाएगी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला। 3 मार्च को पेश होगा बजट, 27 मार्च तक चलेगा सत्र। झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार 24 फरवरी से विधानसभा का पूर्णकालिक सत्र शुरू हो रहा है। सरकार के एजेंडे में जहां वार्षिक बजट के साथ कई विधायी कार्य हैं, वहीं विपक्ष चुनावी वायदों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राज्य का सर्वोच्च पंचायत 24 फरवरी से फिर गुलजार होने जा रहा है। बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर आमने सामने होंगे। हालांकि सदन का स्वरूप इस बार कुछ बदला नजर आएगा। दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों के साथ बजट सत्र में उतरने को तैयार है। भाजपा के तर्कश में सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। इनको राजनीति करना है और एक बार झूठ बोल के ठग के जनता का वोट पा लेना और अपने कमिटमेंट से मुकर जाना, मुझे लगता है झारखंड की जनता बहुत बारीकी से देख रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति आप देख लीजिए, दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े गोली, दिन दहाड़े लूट। विपक्ष जहां लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर रणनीति बनाने में जुटा है ताकि विपक्ष के आरोपों के तीरों को तोड़ा जा सके। जो हम लोग वादा किए हैं, तो हम अभी सरकार का पहला बजट सत्र आ रहा है, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हम एक एक वादा, चुनावी वादा पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं और हमको लगता है कि हम लोग क्रमवार सभी वादा को पूरा करेंगे। बजट सत्र में सरकार के एजेंडे में कई विधायी कार्य हैं, जिसमें 3 मार्च को पेश होने वाला वार्षिक आम बजट सबसे अहम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली हेमंत सरकार अगुआ बजट को लेकर कई दौर की बैठकें कर चुकी है और बजट में उन चुनावी वायदों को पूरा करने की कोशिश में है जिसको लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। हम लोग समाज के हर क्षेत्र से लोगों का सुझाव मांग रहे हैं और जो पोर्टल हम लोगों ने अनाउंस कर रखा है उसके माध्यम से भी सुझाव आए। बजट सत्र को लेकर बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों संग बैठक कर विधि व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर निर्देश और सुझाव दिए। सत्र के सुचारू संचालन को लेकर स्पीकर सर्वदलीय बैठक भी करेंगे। उधर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी रणनीति बनाने के लिए अलग अलग बैठकें करेगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हालांकि 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन पक्ष विपक्ष की तकरार विधानसभा चुनाव से ही चली आ रही है, जिसकी गर्माहट बजट सत्र में भी देखने को मिलेगी। 27 मार्च तक चलने वाले इस लंबे सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए जहां मुद्दों की भरमार बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को मुद्दा विहीन करार दे रहा है। कौन किस पर हावी होगा यह तो सदन में पता चलेगा, लेकिन बयानों के तीर अभी से ही चलने शुरू हो गए हैं। रांची से कैमरामैन विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। तो झारखंड के बाद खबर राजस्थान से, जहां हम बात करेंगे हलारी नस्ल के गधे के बारे में। गधा एक ऐसा जानवर है जिसे लोग इतनी हिकारत भरी नजर से देखते हैं कि कोई इसे पालना भी पसंद नहीं करता। लेकिन गधे की एक नस्ल ऐसी है जिसका दूध
तरल सोना माना जाता है। गधों की इस नस्ल को हलारी कहा जाता है और यह नस्ल अब विलुप्त हो रही है। बीकानेर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने इन पशुओं की सुरक्षा के लिए एक समर्पित कार्यक्रम शुरू किया है। दवा से कम नहीं है हलाली नस्ल की गधी का दूध। हलाली नस्ल की गधी के दूध को माना जाता है लिक्विड गोल्ड। हलाली गधी के दूध में न्यूट्रिशनल वैल्यू स्किन केयर में भी काफी फायदेमंद। हलाली गधी के दूध की कीमत 5,000 से 7,000 रुपए प्रति लीटर तक। देश में बेहद कम बची है हलाली गधों की संख्या, संरक्षण पर अब जोर। गधों की पहचान भले ही भोज ढोने वाले जानवर के रूप में हो, लेकिन इनकी एक खास नस्ल की चर्चा दुनिया भर में होती है। यही साबित करता है कि सभी गधे एक जैसे नहीं होते। हलाली नस्ल का गधा न केवल बेशकीमती है, बल्कि अपने गुणों के कारण इसे वीवीआईपी का रुतबा हासिल है। हलाली नस्ल की गधी के दूध को लिक्विड गोल्ड माना जाता है। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में हलाली नस्ल के 43 गधे संरक्षित रखे गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हलाली नस्ल के गधों का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जो हलाली ढंग की है उसकी संख्या बहुत कम हो गई। इसको 2018 में हमने मान्यता दी थी एक नस्ल के रूप में, और तब से इसके संरक्षण की बात चालू हुई थी, लेकिन कुछ प्रयास इस तरह नहीं हो पाए जिस तरह के चाहिए थे। भारत सरकार ने और जो हमारे सक्षम संस्थान है उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और एक परियोजना बीकानेर में हमारे को दी। एक परियोजना ये भुज में सहजीवन नाम का एक एनजीओ है उनको दी, ताकि वो वहाँ लोगों के साथ काम कर सके और संस्थान स्तर पर हम यहाँ पर उन गधों को यहाँ अच्छी तरह रख सकें। हलाली नस्ल की गधी का दूध बहुत महंगा बिकता है। इसके दूध को पोषक तत्वों के साथ ही त्वचा के लिए भी बेहतर माना जाता है। यही वजह है कि इसकी कीमत 5,000 से 7,000 रुपए प्रति लीटर तक है। तो अभी अवेयरनेस आने से और ये जो दूध की मार्केटिंग होने से इसमें काफी फर्क पड़ा है। अभी ये संख्या 500 के लगभग पहुंच रही है। 439 लास्ट हमारे काउंट में आया था और अभी ये 500 के समथिंग है। हमारा टारगेट है इसको शीघ्र ही 1,000 की संख्या से वापस पाल करवा दे, ताकि एकदम से इसके विलुप्त होने का खतरा नहीं। देश में 500 से भी कम हलाली गधे बचे होने के कारण प्राथमिक आवश्यकता निश्चित रूप से इनके संरक्षण की है। हालांकि बड़ा उद्देश्य केवल उनकी संख्या बढ़ाने का नहीं है, बल्कि किसानों को यह भी सिखाना है जिससे कि वह इनसे अधिक कमाई कर सकें। ये मेल अभी तो मतलब 2, 3, 4 है, फीमेल है 8, 9 है। अभी दूध की तो यहाँ बहुत डिमांड, बहुत महंगा चलता है। यहाँ तो अपने नहीं है, बाकी विदेशों से बहुत महंगा बिकता है। बीकानेर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने इन पशुओं की सुरक्षा के लिए एक समर्पित कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर इन 43 गधों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र प्रयासरत है। इनको विभिन्न योजनाओं से भी जोड़कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है कि वे इन नस्लों को उपयोग में लें। चूंकि हलाली नस्ल के जो गधे हैं इनकी जो दूध है वो लिक्विड गोल्ड के नाम से मशहूर है और पूरे जो विश्व बाजार में उसकी बहुत अधिक कीमत है। तो अब सभी पशुपालकों को भी इसके लिए अधिक से अधिक अवेयर करने की आवश्यकता है। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता बोपली, डीडी न्यूज़ जयपुर के लिए। तो गधे को दरअसल बहुत परिश्रमी और बहुत समर्पित जीव माना जाता है अपने कार्य के लिए, और अब आपने देखा कि हलारी नस्ल का जो गधा है, जो उसका दूध है वो 5,000 से 7,000 रुपए लीटर बिक रहा है। उसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं। उसके संरक्षण की तैयारियां चल रही हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। भारत एट 7 में खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो,
जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए, आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वागत है आपका भारत एट 7 में, और अब बात करेंगे MSME नीति से 86 लाख रोजगार की। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम नीतिगत निर्णयों पर मुहर लगाई है। इन फैसलों के तहत 7 नई पॉलिसीज को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 7 नई नीतियों पर लगाई मुहर। मध्य प्रदेश में नई MSME नीति से पैदा होंगे 86 लाख रोजगार। स्टार्टअप नीति के तहत 10,000 सर्टिफाइड स्टार्टअप्स का लक्ष्य। इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी छूट और सब्सिडी। नीतियों से MP में औद्योगिक निवेश के लिए तैयार होगा माहौल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से पहले 7 नई पॉलिसियों को मंजूरी दी। इसमें MSME, स्टार्टअप, EV, टाउनशिप, विमानन, नवीकरणीय ऊर्जा नीति समेत अन्य पॉलिसी हैं। इसके साथ ही ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन नीतियों के जरिए सरकार का दावा है कि प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। डबल इंजन की सरकार तेज गति से चलती है। आज भी कैबिनेट ने 7 पॉलिसीज पास की है। एक वाटर रिचार्ज की सबसे बड़ी विश्व की योजना की शुरुआत करने का मौका मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, ये महाराष्ट्र के साथ हमारा MOU हुआ है और ये हमारे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज योजना है। नई पॉलिसी के तहत अब मध्य प्रदेश में अविकसित भूमि का MSME को आवंटन होगा। साथ ही फ्लैट आधारित उद्योग लगाने को मंजूरी दी गई। जहां भूखंडों के 1 से अधिक आवेदन आएंगे, उनको नीलामी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और रखरखाव संगठनों के माध्यम से हो सकेगा। इस नीति के तहत 53,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 86 लाख रोजगार का सृजन होगा। MSME विकास नीति 2025, आप सभी जानते हैं कि MSME के विकास से GDP का विकास होता है, रोजगार मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि MSME की
अधिकतर इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन कम होता है और इसलिए एमएसएमई के प्रति मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही सॉफ्ट विजन है उनका। और एमएसएमई हमें ये कहते हुए गर्व है कि देश की अर्थव्यवस्था में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। ईवी पॉलिसी में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन लगाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। हर 20 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। महिला और दिव्यांग द्वारा चार्जिंग स्टेशन लगाने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले मोहन यादव सरकार के साथ नई नीतियों को मंजूरी मिली है, जिससे औद्योगिक निवेश के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो एमडीएच दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बात कही थी। और मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 का अनुमोदन कर दिया है। इस नीति के तहत 75 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई पट्टी और 150 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी 2025। मध्य प्रदेश में हर 150 किलोमीटर में हवाई अड्डा। रोजगार के अवसरों के सृजन को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को निवेशकों का जमावड़ा लगने वाला है। राज्य के किसी भी अंचल में निवेशकों को हवाई कनेक्टिविटी की समस्या न आए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है। देश के मध्य में स्थित होने से यहाँ औद्योगिक, पर्यटन, धार्मिक क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। सिविल एविएशन नीति के तहत राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए आधुनिक, किफायती, सुलभ, सुरक्षित एवं निवेश अनुकूल विमानन इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। साथ ही 75 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई पट्टी और 150 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा एवं प्रत्येक तहसील स्तर पर 45 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक पक्का हेलीपैड विकसित किया जाएगा। हवाई पट्टियां हमारे पास 3 आ रही, हेलीपैड की तो अभी आप हर तहसील में गिनती कर लो। आज की एविएशन पॉलिसी के आधार पर हर 45 किलोमीटर में एक अपना पक्का हेलीपैड, 150 किलोमीटर में हवाई अड्डा, ये प्रदेश के लेवल पे बात कर रहे हैं। इस नीति में विभिन्न
विभिन्न सहायक विमानन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए निवेश पर पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में एयरक्राफ्ट की रात्रिकालीन पार्किंग करने वाले एयरक्राफ्ट पर ATF पर वैट 1% की दर से प्रभावी किया जाएगा। प्रदेश में कैपेसिटी बिल्डिंग एवं कौशल विकास के लिए उड़ान प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत निवेश राशि की 40% तक निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रावधान किया जाएगा। 10 जगह और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने वाली है। ये अपने आप में इस बात का ताकीद करता है कि हाँ, बहुत कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। और मुझे लगता है जैसे ही कल्चर बदलेगी तो एयरलाइंस तो दौड़ कर आएंगी, शुरू करेंगी फ्लाइट जब उनको लगेगा कि यहाँ से उड़ने वाले उनको यात्री मिलना शुरू होंगे। इंप्रूव हुई है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी इंप्रूव हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर प्रदेश में कृषि उत्पादों के निर्यात, परिसेवल वस्तुओं के निर्यात, विनिर्माण और ई-कॉमर्स कारोबार को बढ़ावा देने के साथ कुशल मानव संसाधन विकसित करने एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और रोजगार के अवसर सृजित करने का काम करेगी। नई एविएशन पॉलिसी में तमाम वो प्रावधान किए गए हैं जिससे केंद्र सरकार की नीतियों का सहारा लेकर मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए, ताकि मध्य प्रदेश के किसी भी अंचल में जब निवेशक पहुंचे तो उसके सामने एयर कनेक्टिविटी की समस्या ना खड़ी हो। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। तो भारत एट 7 में हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन हम आपको बता दें दिव्य भव्य महाकुंभ धीरे धीरे अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। और सिर्फ एक ये धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्म की भव्यता उच्चतम बिंदु का साक्षी बन रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने वालों की संख्या 59 करोड़ को पार कर चुकी है। त्रिवेणी में आज शाम 6 बजे तक कुल 1 करोड़ 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। त्रिवेणी के जिस पावन जल में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए संगम में पर्याप्त निर्मल जल उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर योगी सरकार प्रयास कर रही है। तो आप देखिए इन दृश्यों को। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।